नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे आप पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है, इसके मटेरियल आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप लोग शेयर भी करिए, और यदि किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो आप उसे रिकमेंड भी करिए, उस पर उचित विचार किया जाएगा। हम लोग अभी तक मिनरल्स के अंतर्गत धात्विक टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है आधात्विक मिनरल्स, और आधात्विक मिनरल्स में भी हमने डायमंड को कवर कर लिया है और लाइमस्टोन को हमने कवर कर लिया है। आज जो शेष आध्यात्मिक मिनरल्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संभवतः आध्यात्मिक मिनरल्स इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद धात्विक और आध्यात्मिक मिनरल से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आध्यात्मिक मिनरल्स का जो तीसरा सबसे प्रमुख अयस्क है उसका नाम है अभ्रक। क्या नाम है? अभ्रक। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि पिग्मेटाइट इसका प्रमुख अयस्क है। जैसे आप लोगों ने आयरन के अयस्क को देखा था, तांबा है, उसी प्रकार से अभ्रक का जो मुख्य अयस्क है उसका नाम है पिग्मेटाइट। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा, चूंकि जो कॉपर का अयस्क है वहां पे भी इसी प्रकार के टर्म आते थे, क्यूपराइट है, माचोराइट है, तो थोड़ी सी संभावना बनेगी कंफ्यूजन की। फिर भी एक बार दो बार आप याद करिएगा, इतना दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यह किसका अयस्क है। लेकिन प्रैक्टिस कई बार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे होते हैं, जैसे जनजाति हो गई, फिर हम कह सकते हैं मिनरल्स हो गए, प्रोडक्शन हो गया, कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी। नदी, फिर पर्वत, दर्रे, ये सब कैसे टॉपिक हैं? ये ऐसे टॉपिक है कि जिसको आपको बार 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 अभ्यास करना ही पड़ेगा, यह याद नहीं किया जा सकता है। जितना ही आप अभ्यास करेंगे वह आपके माइंड में उतना फीड होता चला जाएगा। और क्या कह रहा है कि जो बायराइट, फ्लेगोपाइट, लेपिडोलाइट जैसे खनिजों का समूह है, अर्थात पिग्मेटाइट में कौन कौन सी अन्य अधातुएं पाई जाती हैं उनका नाम लिखा है। क्या क्या है? बायोटाइट है, फ्लेगोपाइट है, लेपिडोलाइट है, इनका ये समूह है। ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध है। साथ में है कि यह जो अयस्क है अभ्रक, ये कहां पर पाया जाता है? तो इसके लिए आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें सबसे बेहतर मानी जाती हैं। अर्थात जहां जहां पर आग्नेय और कायांतरित, कायांतरित का मतलब होता है जो प्राथमिक अवसादी चट्टानें हैं उनके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगा है, जिसके कारण उनका रूप वर्तमान में बदल गया है। जिसमें हम धारवाड़ को रखते हैं, कुडप्पा को रखते हैं, विंध्यन को रखते हैं, तो वो सब कायांतरित भी हैं और साथ में अवसादी भी हैं। तो ऐसी चट्टानें जो आग्नेय और कायांतरित हो चुकी हैं, आग्नेय है और साथ में कायांतरित भी हैं, उनमें इसके भंडार पाए जाते हैं चट्टानों में। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप कर लीजिएगा कि कायांतरित चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक ही कट कर दीजिएगा। कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है कौन सा अयस्क? अभ्रक, जिसको हम कहते हैं माइका। क्या कहते हैं? माइका। फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग उपयोग कहां करेंगे? तो माइका का ज्यादातर उपयोग जो विद्युत से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं उनमें इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। और किस रूप में करते हैं? इंसुलेटर के रूप में करते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है कि विद्युत का यह एक प्रकार से कुचालक होता है, कि जिससे विद्युत का ट्रांसमिशन, जिसके सहारे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं वायर को, वह उस पोल में ना चला जाए। इसलिए यहां पर बहुत से इंसुलेटर लगाए जाते हैं कि जिससे
विद्युत का ट्रांसमिशन किसी ऐसे प्लेस पर ना हो जाए जहां पर इसकी आवश्यकता ना हो। तो ज़्यादातर आप देखते हैं पोल में जो पत्थर टाइप के एक डिवाइस रहते हैं जिसके माध्यम से हम पोल को उस वायर से अलग करते हैं, उसी का नाम होता है इंसुलेटर। और यह किससे बनाया जाता है? इसी माइका या अभ्रक से बनाया जाता है। और क्या इसके उपयोग हैं? यह वायु जो वायुयान होते हैं उसमें दिया है, उच्च शक्ति वाले मोटरों में भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। अगला बात कह रहा है कि 600 टन अभ्रक का उत्पादन कर भारत का जो रैंक है विश्व स्तर पर वह है 17। कितना है? 17 लेकिन अगर अभ्रक सीट की बात किया जाए, देखो अभ्रक में भी एक होता है रा मटेरियल और एक होता है उसका परिष्कृत यानी उसका शुद्ध रूप। तो जो शुद्ध रूप है उसी से बनता है सीट। तो अभ्रक सीट के स्तर पर अगर देखा जाए इसकी वर्ल्ड रैंकिंग तो वहां पर भारत का प्रथम स्थान है। लेकिन कच्चा अभ्रक के स्तर पर भारत की रैंकिंग 17th है। कितनी है? 17th है। और इसके बारे में क्या है महत्वपूर्ण? इसका स्टोरेज यानी भंडारण। तो कहां पर इसका भंडार सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ही कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं और कुडप्पा एक प्रकार की रूपांतरित तथा अवसादी चट्टान है। तो वहां पर प्रचुर मात्रा में अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है। राजस्थान में भी धारवाड़ क्रम की चट्टान थी और उसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में बलन की प्रक्रिया से अरावली का फॉर्मेशन हुआ है। तो वहां पर भी प्रचुर मात्रा में माइका के भंडार पाए जाते हैं। और उड़ीसा भी है तथा महाराष्ट्र है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि कहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोडक्शन में जो कच्चा अभ्रक है, कौन सा अभ्रक है? कच्चा अभ्रक यानी जो हम खान से निकालते हैं डायरेक्टली, यानी उसका अभी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट शुद्धिकरण नहीं किया गया है किसी भी इंडस्ट्री के माध्यम से। तो कच्चा अभ्रक के उत्पादन के दृष्टिकोण से जो सबसे प्रथम राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। और यह पूरी का पूरा 100% अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक पाया तो कई जगह जाता है, लेकिन उसका उत्पादन कौन करता है? लगभग अकेले आंध्र प्रदेश ही करता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य राज्य हैं, लेकिन वह नगण्य हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अभ्रक के उत्पादन में एकाधिकार है आंध्र प्रदेश का, जबकि स्टोरेज में आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख रोल है। वहां पर लगभग 41% अकेले अभ्रक यह स्टोर करता है। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, अभ्रक की जो प्रमुख खाने हैं। तो जब अभ्रक आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पाया जाएगा तो आंध्र प्रदेश में ही इसकी खाने भी रहेंगी। और वहां पर भी कौन कौन से हैं? तो नेल्लौर और खम्मम दो यहां पर जिला है जहां पर इसके प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में है। तो हम कई बार आंध्र प्रदेश के मैप को देख लिए हैं, राजस्थान के मैप को देख लिए हैं, इसलिए उस मानचित्र को हम बार बार यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। आप जा करके इस लोकेशन को अपने एटलस में ट्रैक करिएगा और बार बार करिएगा। ऐसा ना कहिएगा कि एक बार तो देख लिए फिर क्यों देखें। जब भी आप किसी भी पॉइंट को बार बार देखते हैं तो उसके पेरीफेरी में बहुत से ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो एटलस आपको कंटिन्यू देखते ही रहना है जब तक भूगोल पढ़ना है। और किसी भी प्रकार के अगर आंसर को आपको ढूंढना है तो एटलस के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर यहाँ पर बात कर रहा है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख खाने हैं? तो उनका नाम है जयपुर और उदयपुर, यानी ये दो जिले हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से अभ्रक पाए जाते हैं। साथ में देख रहे हैं झारखंड। झारखंड में भी हजारीबाग है। आप जब छोटा नागपुर वाला सेक्शन पढ़ रहे थे तो छोटा नागपुर में हमने कहा था 3 पार्ट था, एक था राजमहल, एक था हजारीबाग और एक था रांची का पठार। और हजारीबाग में ही सबसे ऊंची छोटा नागपुर की चोटी थी जिसका नाम था पारसनाथ। याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि झारखंड में 2 सेक्शन हैं, एक तो है हजारीबाग और एक है सिंहभूमि। सिंहभूमि में ही आप देख रहे थे बरामजादा समूह
क्रम की जो चट्टान थी जहाँ पर प्रमुख रूप से लोहे की खान पाई जाती थी। साथ में आप सिंहभूमि जिले में अन्य खानों के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे उसमें हम लोग देखे थे मैग्नीज भी था, वहाँ पर बॉक्साइट भी था। तो सेम खान से कई प्रकार की मटेरियल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चट्टानें होती है इसमें सारे मटेरियल ऑलरेडी रहते ही रहते हैं, बस कहीं पर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। तो झारखंड में 2 सेक्शन हैं, एक तो हजारीबाग है और एक है सिंहभूमि जिला। फिर आप बात करते हैं बिहार, तो बिहार में गया जिला में भागलपुर और मुंगेर, यहाँ पर भी अभ्रक की जो मात्रा है वो पाई जाती है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले अयस्क के तरफ, और अगला अयस्क हमारा है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। जिप्सम की अगर हम बात करें तो यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी से संबंध किसका है? जैसे धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन क्रम है। फिर आप हिमालय को भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरा हिमालय अवसाद जनित एक नवबलित पर्वत है। तो यह उसी की बात कर रहा है कि जो भी अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें तो पाए जाएंगे। साथ में क्या कह रहा है? उसे सेलेनाइट भी कहते हैं। उसे मतलब जिप्सम को। जिप्सम को एक और नाम दिया जाता है, और दूसरा नाम क्या है? सेलेनाइट। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यह कैल्शियम का एक जलकृत सल्फाइड है। कैल्शियम का क्या है? जलकृत सल्फाइड है। ये जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और हम लोग इस पॉइंट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आसान आसान बिंदु तो सभी को याद रहता है, लेकिन जैसे जलयोजित आयरन, कार्बोनेट फॉर्म का आयरन, तो ये जो पॉइंट होते हैं, या ऑक्साइड के रूप का मैग्नीज, ये जो पॉइंट होते हैं हम लोग इन पॉइंटों को इग्नोर कर देते हैं। वहीं से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल होती है। तो इस दृष्टिकोण से आप ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कैसा है? एक जलकृत सल्फाइड है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ सल्फर के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जलकृत सल्फाइड पाते हैं। इसका हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे? जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ज़्यादातर जिप्सम का उपयोग आप लोग करते हैं मृदा सुधारक के रूप में। क्यों? क्योंकि ये इसका हम लोग उपयोग उर्वरक के तौर पर या कीटनाशक के तौर पर कई रूपों में करते हैं, आवश्यकता अनुसार, जैसी मृदा की आवश्यकता है। और उसी लिए हम लोग करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, मतलब एक कार्ड बनवाते हैं जिसके आधार पर हम लोग ट्रीट करते हैं अपनी सॉइल का, कि इस सॉइल में किस किस चीज़ का कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए और कितना अवेलेबल है, और जिसकी मात्रा में कमी होती है उसको अलग से हम लोग फुलफिल करते हैं। और उसी फुलफिल में एक हमारा प्रमुख एलिमेंट है जिसका नाम है जिप्सम। और क्या इसका उपयोग है? सीमेंट में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। चूना मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग पीओपी भी करते हैं। जो घरों की आप लोग देखते हैं फिनिशिंग की जाती है, उस फिनिशिंग में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में भी हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मृदा सुधारक में तो करते ही करते हैं, साथ में रंग रोगन रासायनिक पदार्थों में भी गंधक का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे कह रहा है एवं रासायनिक खाद बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जितने उर्वरक से संबंधित है वहाँ पे प्रयोग होगा। मृदा का अगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है तो वहाँ पे भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो चूना पत्थर में इसे मिला करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उपयोग हैं जिप्सम के। ध्यान रखिएगा, ये सब जितने भी अयस्क आप पढ़ रहे हैं, चाहे वह धात्विक है या आधात्विक, इसके एटलीस्ट जितने पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं उस पॉइंट को तो आप 2 बार 3 बार पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ज्योग्राफी के फॉर्म में या किसी और
के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप इसे पढ़ें भी और साथ में अपने से मटेरियल भी तैयार करें इन सभी बिंदुओं को मिला करके। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार ने जिप्सम को किस रूप में घोषित किया है? माइनर मिनरल्स के रूप में। क्योंकि मिनरल्स कई प्रकार के होते हैं। इस शुरू के ही स्लाइड में हम लोग जब मिनरल्स पढ़ना शुरू किए थे तभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि उसमें से लगभग 4 मिनरल्स जो थे फ्यूल वाले, उनका मूल्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा योगदान था। फिर वहाँ पर आप देख रहे थे धात्विक है, मतलब मिनरल्स जो हैं उसकी कई कैटेगरी थी, धात्विक थी, अधात्विक थी, उसी में माइक्रो मिनरल्स के भी पार्ट थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रो मिनरल यानी माइनर, यह माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में से हम लोग रखते हैं। किसे? जिप्सम को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने किस मिनरल्स को 2015 में माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में स्थान दिया है, तो उसका नाम है जिप्सम। ये सब पॉइंट जो करंट होते हैं हम लोग इसको छोड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भूगोल मतलब हम लोग सोचते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, जबकि भूगोल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ साथ डायनामिक भी है, क्योंकि इसके काफ़ी पॉइंट करंट से जुड़े हुए होते हैं। भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, या किसी प्रकार के फसल से संबंधित अगर कोई बीज नया आ रहा है, तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, या फिर कोई सैटेलाइट है जो करंट से जुड़े हुए हैं। तो भूगोल पढ़ते समय आपको करंट भी अपडेट करते रहना है, और पर्यावरण तो पूरा करंट ही रहता है। तो ठीक है, पर्यावरण में हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के तौर पे भी पढ़ेंगे और डायनामिक के तौर पे भी पढ़ेंगे। तो इसलिए आप भूगोल जब भी पढ़ें तो उसमें यह सोच करके पढ़ेंगे कि इसमें करंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे हर सब्जेक्ट में रहती है, लेकिन भूगोल आप अगर पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक के साथ साथ डायनामिक भी बने रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात कर रहा है कि इसका स्टोरेज कहाँ कहाँ पर है? भंडारण। तो राजस्थान में इसका भंडार सबसे ज़्यादा है, और कितना परसेंट है? लगभग 81% राजस्थान में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी लगभग 14% है, और तमिलनाडु में 2% भंडार है। अगर उत्पादन की बात किया जाए तो जहाँ पर भंडार ज़्यादा होगा वहीं पर उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो राजस्थान का उत्पादन में भी पहला स्थान है, और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। अर्थात भंडारण और उत्पादन का क्रम सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो जिप्सम से संबंधित जो प्रमुख खान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान में चूंकि प्रचुर मात्रा में जिप्सम पाया जाता है, तो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहां पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो उनके नाम है नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, बाड़मेर है और पाली जिला है। तो ये प्रमुख जिले हैं जहां पर जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। अब यहां पर आपको हर जिला याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, और ना तो पूछा जाता है। हाँ, यदि आप कोर सब्जेक्टिव में पहुंच गए हैं तो वहां पर संभावना बन सकती है, लेकिन अगर जनरल एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं तो वहां पर अब यहां जिले का नाम पूछा जाना ज़्यादा वाजिब नहीं लगता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि जिप्सम के भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे प्रथम या सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है, तो वहां पर राजस्थान का नाम याद करना लाजमी है, लेकिन ये याद करना कि किस किस जिले में पाया जाता है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप याद कर सकते हैं तो याद करिए, एटलीस्ट आप नाम तो एक बार दो बार देख ही लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जिले हैं जहां पर इसके भंडार पाए जाते हैं? तो वहां पर है उरी है, बारामूला है और डोडा जिला है जहां पर जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टान में पाया जाता है, और अवसादी चट्टान तो वहां पर हिमालय उपलब्ध ही है, तो वहां पर भी प्रचुर मात्रा में इसके भंडार पाए जाते हैं। तमिलनाडु में यहाँ पर है कोयम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली है और चिंगलपेट है। तो ये 3 जिले हैं जहां पर इसके भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रमुख अयस्क है कायनाइट, एंडोलोसाइट, सिलिमोनाइट। तो इनका आप नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रखिएगा, दोनों में एक ही प्रकार से इस्तेमाल होता है, कोई विशेष अंतर नहीं है।
इसके बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 17.8% का उत्पादन के साथ भारत विश्व में 3rd रैंक पर उपस्थित है। फिर आगे देखिएगा इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग कांच इंडस्ट्री में, सीमेंट तथा सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक जो टाइल्स होती हैं उसको हम बात करते हैं, यानी जो पॉटरी उद्योग होता है वहाँ पर ज़्यादातर भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सिरेमिक हो गया, सीमेंट हो गया, कांच इंडस्ट्री हो गया, इसमें हम लोग प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। और जब सिरेमिक टाइल्स बनती है तो उसी को हम लोग कहते हैं उच्च ताप सह पदार्थ, यानी यह काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। जब आप देखते हैं कोई प्लेन यानी स्पेस शटल बनाया जाता है तो स्पेस शटल जब पृथ्वी से वायुमंडल को क्रॉस करके स्पेस में जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर में कमी मिलती है, इसलिए उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही स्पेस शटल पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है वापस आने के लिए तो उसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। मान के चलिए 3000 से लेकर के 3000 से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह प्लेन उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन उसी को काउंटर करने के लिए उस प्लेन के चारों तरफ सिरेमिक की टाइल्स लगा दी जाती है कि जिससे टेम्परेचर से वह प्लेन बच सके। इसीलिए हम कहते हैं कि सिरेमिक एक उच्च ताप सह पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिरेमिक की बात करें या हम यूं कहें कि जो काइनाइट, एंडोलोसाइट और सिलिमोनाइट है यही उच्च ताप सह पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्पष्ट हो गया। बाकी हाइपर प्लेन क्या है, शटल क्या है, वो सब हम लोग स्पेस साइंस में जब देखना होगा तब देखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इनका स्टोरेज। तो स्टोरेज अगर हम काइनाइट की बात करें, देखो ये सब तीनों एक ही साथ देखना है क्योंकि लगभग तीनों के नेचर एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए इनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही काइनाइट। तो काइनाइट में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, जहाँ पर 46% है। आंध्र प्रदेश में 30.5% है। कर्नाटका में 12.67% है। फिर अगर हम सिल्मेनाइट की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा का परसेंटेज है 25.51%। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। एंडोलोसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी प्रथम है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है। जहाँ पर भी यूपी का नाम आएगा तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इसके पूछे जाने की संभावना लगभग ज़्यादा होती है, क्योंकि यूपी से संबंधित आप एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर यूपी के प्रश्न के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन यदि आप यूपीएससी का दे रहे हैं या अदर स्टेट का दे रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में प्रश्न के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर यूपी में कितना है? 85.8%, लगभग 86% एंडोलोसाइट पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है? झारखंड है। तो बस आप रफली एक बार, दो बार, तीन बार इसको क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। आपको इतना मेमोराइज अवश्य हो जाएगा कि एग्जाम में विकल्प आते ही आप उस विकल्प को चयनित कर सकते हैं। हाँ, इतना नहीं हो सकता है क्योंकि यदि आपका सब्जेक्ट नहीं तो इतना नहीं रहेगा कि किसी भी समय बात करते समय आप तुरंत नाम बताते जाएंगे, क्योंकि इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी इतना मेमोरी में तो अवश्य रहेगा कि आप देखते ही उस विकल्प को आप आंसर दे सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं, अगला जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है सेल खड़ी। क्या नाम है? सेल खड़ी। और इसी को कहते हैं घिया पत्थर। क्या कहते हैं? घिया पत्थर। और इसी का नाम इंग्लिश में है टाल्क, माने एक टेल्कम चट्टान होती है, उसी का नाम टेल्क चट्टान होता है। साथ में है सोप चट्टान। तो ठीक है, दोनों का नाम आप याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश में। इसी को हम लोग सेल खड़ी भी कहते हैं, इसी को हम घिया पत्थर भी कहते हैं, इसी को हम लोग
साबुन के नाम, साबुन के पत्थर के नाम में, यानी साबुन में भी इसका प्रयोग करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होती है यह टाल्क जो चट्टान होती है। फिर बात कर रहा है, इसे स्टेटाइट, स्टेटाइट की उपमा दी जाती है। तो अगर पूछा जाए स्टेटाइट की उपमा किस अयस्क को दिया जाता है, तो उसका नाम है घिया या सेलखड़ी या टाल्क या सोप, इसी का यह नाम है। तो अल्टरनेट नाम भी याद करिएगा। कभी कभी यह अल्टरनेट नाम आपके सामने आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस अयस्क के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आप पढ़े तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो जान ही रहे हैं कि इसी का अल्टरनेट नाम है। फिर कह रहा है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। इसका उपयोग हम लोग सिरेमिक, क्योंकि सब अधातु हैं तो अधातु का ज़्यादातर उपयोग अब अधातु के रूप में ही किया जाएगा, धातु के रूप में तो किया नहीं जाएगा। सिरेमिक इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, कागज बनाते समय, साबुन बनाते समय, और प्रसाधन, प्रसाधन मतलब जो सौंदर्य संबंधित सामग्री होती है उसमें भी हम लोग इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इमारतों के सजावटी कार्य, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है ना ये राख, और जब काफ़ी सॉफ्ट होगा इसके चट्टाने तो उसमें तरह तरह की डिजाइन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग सजावट के पत्थर के रूप में भी करते हैं। और साथ में सिरेमिक है, पेंट है, कागज है, साबुन है, प्रसाधन है, इन सब में तो प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं। फिर दिया है चीन के बाद भारत सेकेंड रैंक पर स्थित है किसमें, सेलखड़ी या घिया के उत्पादन के स्तर पर। उत्पादक देश है, यहां पर एक संशोधित कर लीजिएगा, ये क्या है, उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत क्या है, सेकंड उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में दिया है कि जो राजस्थान है यहां पर इसका भंडारण भी सबसे ज्यादा है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा है। राजस्थान देखिएगा, वैसे बात करें कि किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अयस्क पाए जाते हैं, तो वह राज्य कौन सा है, राजस्थान ही है। तो इसलिए राजस्थान, चूंकि राजस्थान का एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो इसलिए यहाँ पर अयस्क भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर देख रहे हैं अयस्क आपके राजस्थान में मिल रहे हैं। छोटा नागपुर में भी हैं, लेकिन छोटा नागपुर किसी एक राज्य से बिलोंग नहीं करता है, वह 3 राज्यों की सीमा में आता है और वहाँ पर ज़्यादातर धात्विक पाई जाती हैं। और जो अधात्विक क्रम की हैं वो कहाँ पर हैं, राजस्थान वाले सेक्शन में आ रही हैं या आंध्र प्रदेश वाले सेक्शन में आ रही हैं। तो यह उसी की बात कर रहा है, आप उस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। अन्य उत्पादक राज्य में कौन है, राजस्थान तो सबसे प्रमुख, चाहे भंडारण हो चाहे उत्पादन हो। अन्य में 2 राज्य और हैं, एक का नाम है उत्तराखंड और एक का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी इसके भंडार पाए जाते हैं और उत्तराखंड में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है साल्ट लवण। यह हमारे अनुसार अंतिम अधात्विक अयस्क है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, फिर इस पर हम लोग प्रश्न कर लेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो नमक यानी साल्ट यानी नमक, वैसे साल्ट में और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, नमक की बात कर रहे हैं। तो यह जो नमक होता है इसका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन इसमें सोडियम का जो परसेंटेज होता है वह लगभग 39.3% होता है और जो क्लोराइड होता है इसका परसेंटेज आप देखेंगे 60.6%। यानी इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है साल्ट, लवण, या उसी का नाम है नमक। यहां पर कह रहा है कि नमक के कितने स्रोत हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी है तो पढ़ लेते हैं। इतना पढ़ लिया तो एक पढ़ने में कौन सी मुश्किल है, इसको भी पढ़ लेते हैं आराम से। तो जो नमक के स्रोत होते हैं प्रमुख रूप से तो यह सागर से या समुद्र से बनाया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। दूसरे कौन से इसके माध्यम में बनाने के, तो झीलें हैं, झील के भी पानी खारे होते हैं, वहां से भी बना सकते हैं। और तीसरा जो इसका प्रमुख क्षेत्र होता है वह होता है कि चट्टानों में भी यह स्टोर होते हैं। जैसे
टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर में साल्ट रहा ही होगा, लेकिन टेथिस सागर में जब बलन की एक्टिविटीज हुई तो वहां से हिमालय बन गया। तो जब हिमालय बनेगा तो उसका साल्ट कहीं न कहीं तो ट्रैप हो जाएगा, तो वह जो नमक है उस नमक को हम लोग चट्टानी नमक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चट्टानी नमक। तो नमक के 3 स्रोत हो गए, एक तो सागर, एक हो गया आपकी झील, और तीसरे नंबर पे हो गया खान। तो 3 जगह से हम नमक की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रोडक्शन में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप देखते हैं कहां से होता है? अच्छा देखिए, यहां गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में खान से प्राप्त किया जाता है, बाकी जो तटवर्ती झीलें हैं वहां से हम लोग, और साथ में समुद्र से भी प्राप्त करते हैं। प्रोडक्शन में गुजरात में जो प्राप्ति होती है वह किसके माध्यम से ज्यादातर यहां पर नमक की प्राप्ति की जाती है? समुद्र से। वैसे गुजरात में खान भी है नमक की, क्योंकि वहां पर कई पहाड़ियां हैं जहां से नमक हम लोग निकालते हैं, जिसको नाम हम लोग देते हैं सेंधा नमक। क्या नाम देते हैं? सेंधा नमक कहें या शुद्ध नमक कहें, उसको हम लोग देते हैं क्योंकि उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर लग करके वह प्योर फॉर्म में आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग सेंधा नमक या शुद्ध नमक के नाम पे इस्तेमाल करते हैं। वह हिमाचल प्रदेश से भी प्राप्त होता है और गुजरात से भी प्राप्त होता है, लेकिन गुजरात में ज़्यादातर जो नमक का प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए गुजरात जाना जाता है, वह समुद्र के नमक के लिए जाना जाता है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में किसके माध्यम से नमक की पैदावार की जाती है? तो झील के माध्यम से, क्योंकि वहां पर कई झीलें हैं जिसके माध्यम से हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु से भी हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं, लेकिन यहां पर भी नमक किसके माध्यम से तैयार किया जाता है? समुद्र के जल से तैयार किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से, या कौन कौन सी झीलें हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस साल्ट की प्राप्ति करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे सांभर झील है, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। डिडवाना झील है, फलोदी झील है, पंचभद्रा है, और ये तीनों कहां पर हैं? जयपुर में है। सांभर कहां पर है? जयपुर में है। डिडवाना, फलोदी, पंचभद्र ये कहां पर है? जयपुर में है। लुनकरसर ये भी झील है, और यहाँ ये कहाँ पर है? बीकानेर में। तो इनके पानी नमकीन है, जिसके डिडवाना है, कुचमन है, कई झीलें हैं जहाँ से हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं। फिर बात करते हैं कि राजस्थान देश का लगभग 11% नमक का उत्पादन करता है। वैसे सबसे ज़्यादा नमक का प्रोडक्शन कौन करता है? गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान। तीसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। आप पीछे वाले स्लाइड में देख चुके हैं, तो यह उसी की बात कर रहा है। लेकिन राजस्थान में चूंकि झील से प्राप्त किया जाता है, इसलिए कुछ झीलों का नाम यहाँ पे याद कर लेना बेहतर ही होगा। तो डिडवाना है, कुचमन है, साभर है, फलोदी है, पंचभद्रा है, लुनकरसर है, तो ये सब प्रमुख झीलें हैं। फिर आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? तो मंडी जिला से। कहाँ से? मंडी जिला है, और यहाँ पर है द्रांग एवं गुगा की खान। 2 खाने हैं जहाँ से हम चट्टानी नमक को प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं सेंधा नमक। तो ठीक है, मंडी जिला याद करें या ना करें थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो याद ही करना है कि यहाँ से ही हम लोग चट्टानी नमक की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि भारत चीन तथा यूएस के पश्चात नमक के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो नमक की खपत भी तो ज़्यादा रहेगी। तो चीन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो चीन में सबसे ज़्यादा नमक पैदा होगा, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं यूएस आ गया। तो यूएस में खाने वाले तो लोग नहीं हैं, लेकिन वो बेचने का काम कर लेता है। और भारत तीसरे रैंक पर आता है नमक के प्रोडक्शन के लेवल पर। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे अयस्क के बारे में, चाहे वह धात्विक है या अधात्विक है, डिटेल में देखा है। अब इस पर आधारित जो भी प्रमुख प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।